हाँ जी बच्चा पार्टी शुरू करें। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 29 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज की इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड बिल नंबर 29 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे विच इज निगेट। रेफरेंस क्या लिखा है निगेट का? अलाउड टू निगेट द वेरी स्पिरिट ऑफ लिबर्टेरियन एजुकेशन। निगेट का मीनिंग लिखा है टू नलिफाई और मेक इनइफेक्टिव। पहला मीनिंग लिखा है टू नलिफाई और मेक इनइफेक्टिव। दूसरा है टू डिनाई द एग्जिस्टेंस और ट्रूथ ऑफ समथिंग, यानी कि किसी बात को नकार देना कि वो सत्य नहीं है। तो आप या तो नलिफाई कर रहे हैं, कोई हमला हो रहा है, कोई बात हो रही है और आप उसको निगेट कर दें, यानी उसके इफेक्ट को आप खत्म कर दें, नलिफाई कर दें। हमने डिस्कस किया था कॉश के कॉन्टेक्स्ट में, इजराइल ने ईरान की जितनी भी मिसाइल्स थी उनको इंटरसेप्ट कर दिया, उनको नलिफाई कर दिया। और दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट है किसी की बात को नकार देना, नहीं ऐसा नहीं है, कोई क्लेम किया गया और उसको आपने नकार दिया तो हम बोलेंगे आपने उसे निगेट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये अब इन भाई साहब से कुछ बोला जा रहा है और ये सरासर मना कर दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, सो ये निगेट कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है। और देखिए क्या कॉन्टेक्स्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड यू मोस्ट लाइकली निगेट? इनमें से किस स्टेटमेंट्स को या स्टेटमेंट को आप निगेट करना चाहेंगे? पहला लिखा है द एंडेंजर्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड नीड प्रोटेक्शन, यानी जो ऐसे जानवर हैं जो खतरे में हैं उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, तो इसको निगेट आप नहीं करना चाहेंगे। दूसरा लिखा है द वर्ल्ड विल एंड इन अ वीक। जी, अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, लिखा हुआ है कि संसार एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। सो ऑब्वियसली ये जो सेंटेंस है इसको आप निगेट करना चाहेंगे। तीसरा सेंटेंस द पुअर पीपल इन द वर्ल्ड आर सफरिंग, ऑब्वियसली ये करेक्ट है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, ये भी करेक्ट है। सो जैसा कि हमने देखा जो सेकंड सेंटेंस है वो इलॉजिकल है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। सो इसीलिए आप इसको निगेट करना चाहेंगे, नकारना चाहेंगे। ठीक है। अब हमारे सामने चार सेंटेंसेस, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द न्यू एविडेंस विल निगेट द प्रीवियस फाइंडिंग्स लीडिंग टू अ रिकंसिडरेशन ऑफ द केस। बिल्कुल सही है। नए जो एविडेंस सबूत आए उन्होंने प्रीवियस जो फाइंडिंग्स थी उनको निगेट कर दिया, नकार दिया। बिल्कुल सही है। दे यूज्ड अ स्पेशल टेक्निक टू निगेट द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू निगेट योर पासपोर्ट बिफोर ट्रेवलिंग इंटरनेशनली। ये absurd है, आप पासपोर्ट को निगेट क्यों करेंगे अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करना जा रहे हैं? सो ये सेंटेंस एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। इफ यू चीट ऑन द डाइट इवन वन टाइम यू निगेट द एंटायर प्रोसेस एंड नीड टू स्टार्ट ओवर। अब यहाँ पे नलिफाई वाला कॉन्टेक्स्ट था, आपने उसको इनइफेक्टिव कर दिया। अगर आपने एक बार भी चीट किया अपनी डाइट में तो आपका जो भी आपने गेन किया, जो वहाँ पे कमाया हेल्थ वाइज, उसको आपने नलिफाई कर दिया। सो यानी कि ये वाला सेंटेंस भी हमारा करेक्ट था। दोबारा पढ़ते हैं इसको। दे यूज्ड अ स्पेशल टेक्निक टू निगेट द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट है कोई, उसमें ग्रेविटी का वहाँ पे इफेक्ट था, उसको नलिफाई कर दिया, यानी उसका इफेक्ट बिल्कुल खत्म कर दिया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे निगेट सही दौर से यूज हो रहा है। चलिए सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। नलिफाई इनवैलिडेट, नकार देना, कैंसिल कर देना, बिल्कुल सही है सिनोनिम्स के तौर पे। एंटोनिम्स की बात करें तो अफर्म, यानी कि हाँ ऐसा है, कन्फर्म, हाँ जी बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं, सपोर्ट, मैं आपकी बात का सपोर्ट करता हूँ। तो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज रेजिमेंटेड। रेफरेंस क्या लिखा है रेजिमेंटेड का? हियर इज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट हैज बीन करप्टेड बाय एन अनहोली अलायंस। अनहोली अपवित्र, घपलेबाजी वाली, अलायंस कोई संस्था जो जिसमें लोग मिलके काम कर रहे हैं या फिर कुछ लोग आपस में मिलके काम कर रहे हैं, अलायंस जिसको बोलते हैं। कोलिशन हमारे सामने एक वर्ड आया था पिछले कुछ आई बिलीव पहले ही लेक्चर में आया था, कोलिशन। सो अलायंस उसका सिनोनिम है। अनहोली अलायंस ऑफ रेजिमेंटेड स्कूल्स एंड यूटिलिटेरियन कोचिंग सेंटर्स। ओके, सो रेजिमेंटेड वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं। रेजिमेंटेड वर्ड में ही रेजिमेंट छुपा हुआ है। आर्मी में रेजिमेंट्स होती हैं अलग अलग और बेसिकली सोल्जर्स का ग्रुप होता है और जनरली कर्नल रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं वो हेड करते हैं रेजिमेंट्स को। मीनिंग क्या लिखा है? स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड और ऑर्गेनाइज्ड ऑफन विद रिजिड डिसिप्लिन। रेजिमेंटेड अगर कोई संस्था है या कोई माहौल है रेजिमेंटेड तो वो एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड होगा, डिसिप्लिन्ड होगा। और रिजिड डिसिप्लिन की बात हो रही है, यानी आप वहाँ पे बिल्कुल आज़ाद अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। रेजिमेंटेड एनवायरनमेंट। क्लियर है? अब देखिए लिटरल कॉन्टेक्स्ट में जो अभी हमने डिस्कस किया, आर्मी में जो रेजिमेंट्स होती हैं, अभी कोई सेरेमनी है जहाँ पे फीमेल ऑफिसर्स आर्मी की परेड कर रही हैं, मार्च कर रही हैं। सो ये तो हो गया हमारा जो फिजिकल आई मीन लिटरल कॉन्टेक्स्ट जो है वो। पर पैसेज की कॉन्टेक्स्ट में रेजिमेंटेड का मतलब एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड, उसको डिस्कस करते हैं। द मिलिट्रीज ट्रेनिंग प्रोग्राम वॉज हाईली रेजिमेंटेड विद स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स एंड प्रिसाइज रूटीन्स, यानी कि
जो मिलिट्री का ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें 1 मिनट भी इधर से उधर देरी आप नहीं कर सकते। जो चीज़ जिस टाइम पे बोली जाती है उस टाइम पे वो फॉलो करनी पड़ती है। आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जितने भी होते हैं हमारे आर्म फोर्सेज, ये सेंटेंस सही है। इन हिज रेजिमेंटेड अप्रोच टू फिटनेस ही फॉलोड अ स्ट्रिक्ट डाइट विदाउट डिविएशन, यानी कोई भी दिन, कोई भी डाइट ऐसी नहीं होती जिसमें वो चीट करें, इधर का उधर करें। चलो नहीं, आज एक काम करता हूँ, आज आइसक्रीम खा लेता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, एक काम करता हूँ आज बर्गर मंगा लेता हूँ। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, रेजिमेंटेड अप्रोच है, बिल्कुल सही है। द स्कूल्स करिकुलम वॉज रेजिमेंटेड टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स कवर्ड द नेसेसरी सब्जेक्ट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। करिकुलम जो है वो रेजिमेंटेड है, सब चीज़ डिसाइडेड है, कहीं इधर उधर कोई बात नहीं हो रही है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि स्टूडेंट्स नेसेसरी सब्जेक्ट्स को कवर कर सकें, इंश्योर किया जा रहा है कि वो सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकें, बिल्कुल सही है। हर रेजिमेंटेड डेली रूटीन लीव्स टू मच आइडल टाइम ऑन हर हैंड्स। आइडल यानी खाली समय, अगर रेजिमेंटेड डेली रूटीन है तो खाली समय कहाँ से आ जाएगा, टू मच वो भी। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। चलिए मूव करते हैं सिनोनिम्स वाले पार्ट पे। डिसिप्लिन्ड, ऑर्डरली, एक मैनर में, कंट्रोल्ड, डिसिप्लिन, कंट्रोल्ड, ऑर्डरली, सब एक जैसे हैं। और एंटोनिम्स की बात करें तो फ्लेक्सिबल यानी कि मौका है, हेर फेर किया जा सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। रिलैक्स्ड यानी आराम से किया जा सकता है। ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज नुआंस्ड। रेफरेंस क्या लिखा है? अ क्रिएटिवली नुआंस्ड क्रिटिकल पेडागोजी। पेडागोजी पढ़ाने की जो बेसिकली मेथड होता है जो पढ़ाने का स्कूल में, उसको हम पेडागोजी बोलते हैं। और चाइल्ड पेडागोजी सब्जेक्ट होता है, इसमें जो लोग बीटीसी या बीएड करते हैं उनको पढ़ना पड़ता है। सो अभी हम बात करें नुआंस्ड की। मीनिंग क्या लिखा है? कैरेक्टराइज्ड बाय सटल डिस्टिंक्शंस और वेरिएशंस ऑफन इंडिकेटिंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग। नुआंस्ड बेसिकली होता है जहां बारीकी हो, जिसको समझना कॉम्प्लेक्स हो, इतना आसान ना हो। और ये एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे यूज हो रहा है, यानी सटल, बहुत मामूली फर्क जो एक आम इंसान आम नज़र ना पकड़ पाए, उसको कोई जो महारथी होगा वही पकड़ पाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने शोज़ देखे होंगे, इंडियन आइडल या फिर सारेगामापा। अब उसमें जो लोग सिंगिंग कर रहे होते हैं, हम आम लोगों को ऐसा लगता है यार सारे लोग तो अच्छी सिंगिंग कर रहे हैं, पर आपने देखा होगा कि जो जजेस होते हैं वो पकड़ लेते हैं, यहाँ आपका सुर गया, यहाँ आप गड़बड़ कर गए, है ना। सो वो कितना बारीकी से चीज़ों को समझते हैं, तो क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं उस डोमेन के, इसीलिए उनको उस डोमेन के नुआंसेस के बारे में पता होता है, सटलिटीज़ के बारे में पता होता है। क्लियर है? सो नुआंस्ड यानी कि बारीक, महीन, जिसको पकड़ना आसान ना हो। अब देखिए दो पेंटिंग्स हैं, लेफ्ट पे जो पेंटिंग है बटरफ्लाई की, ये एक आम पेंटिंग है, कोई भी अच्छा जो आर्टिस्ट होगा पेंट कर पाएगा इसको। पर ये जो पेंटिंग है ये काफ़ी नुआंस्ड है, जो ब्रशेस यूज़ किए गए हैं, जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए गए हैं, जो आप इसमें देख पा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट इन्होंने पेंटिंग बनाई है। अब क्या इसमें वो इमोशंस डालना चाहते हैं या क्या इसको पिक्चराइज करना चाह रहे हैं, किस मैनर में, ये उन्हीं को पता होगा। और जो अच्छे पेंटर्स होंगे या जो समझते होंगे पेंटिंग्स को, वो समझ पाएंगे कि कितनी सटल है, कितनी नुआंस्ड है, ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं, उन्हीं को समझ में आएगा। सो ये एग्जाम्पल है नुआंस्ड का और ये एग्जाम्पल है कॉमन पेंटिंग का। समझ में आया आपको? चलिए वो करते हैं हमारे सेंटेंसेस की तरफ। द ऑथर्स नुआंस पोर्ट्रेयल ऑफ द कैरेक्टर्स एडेड डेप्थ टू द स्टोरी। बड़ा महीन और बड़ा नुआंस मैनर में उन्होंने पोर्ट्रे किया अपने नॉवल के कैरेक्टर्स को, जिन्होंने स्टोरी की डेप्थ को बढ़ा दिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। अंडरस्टैंडिंग द नुआंस डिफरेंसेस बिटवीन द टू थ्योरीज रिक्वायर्स केयरफुल स्टडी। दोनों थ्योरीज को अगर समझना है, उनकी बारीकी को अगर समझना है, उनके डिफरेंसेस को समझना है, तो आपको केयरफुल स्टडी करनी पड़ेगी दोनों की। बिल्कुल सही है। शी वॉज नुआंस्ड विद जॉय और ऑन रिसीविंग द न्यूज ऑफ हर प्रमोशन। नुआंस्ड विद जॉय, इस फ्रेज का कोई कॉन्टेक्स्ट समझ में ही नहीं आ रहा है, ये एब्सर्ड है, बिल्कुल अतार्किक। हर नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इम्प्रेस्ड द डिप्लोमेट्स। वहाँ पे जो डिप्लोमेट्स थे उसकी जो नॉलेज थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग, बारीकी को समझना। सो उससे जो डिप्लोमेट्स थे वहाँ के, वो काफ़ी इंप्रेस हुए। बिल्कुल सही है। मूव करते हैं सिनोनिम्स वाले पार्ट पे। सटल, मेटिकुलस, रिफाइंड, बिल्कुल क्लैरिटी, बारीकियों की समझ, उसको बोलते हैं नुआंस्ड। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो सिंपलिस्टिक, ईजी है समझना, क्रूड, कच्चा, ओवर सिंप्लीफाइड, काफ़ी आसान है। सो इसको हम बोल सकते हैं एंटोनिम्स किसके? नुआंस्ड के। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज इंटरनलाइज। इंटरनलाइज रेफरेंस क्या लिखा है? इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट शी ही हैज सेलिब्रेटेड and internalized, meaning to make something such as an idea or value become part of one's own understanding or belief system. आप किसी आइडिया या बिलीफ सिस्टम को किसी बिलीफ को अपने सिस्टम का पार्ट बना लें, यानी उसको आत्मसात कर लें, तो बोला जाएगा कि आपने उस आइडिया को, उस टेक्निक को, उस बिलीफ को इंटरनलाइज कर लिया। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल
जितने भी बच्चे स्मार्ट रीड कोर्स में टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, पहले दिन से मैं उनको माइंड मैपिंग टेक्निक इंटरलाइज करने के लिए स्ट्रेस दे रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चे करने का ट्राई भी कर रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। सो जब आप पूरी तरीके से उस पर पकड़ बना लेंगे, तब आप बोलेंगे अपने बारे में कि आई हैव इंटरलाइज द टेक्निक ऑफ माइंड मैपिंग व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। क्लियर है? सो इंटरलाइज करना यानी आत्मसात करना, आपने उस आइडिया को, उस टेक्निक को अपने अंदर बैठा लिया। क्लियर है? चलिए examples, learning a new skill. When someone learns a new skill such as playing a musical instrument or speaking a foreign language, they may internalize the techniques and knowledge over time through practice and repetition. Eventually the skills become second nature and the person can perform them without conscious effort. बचपन में जब आप बाइसिकल चलाना सीख रहे थे तो इनिशियली आप बड़ा ध्यान देते थे, यार मैं कैसे बैठा हूँ, मैं बैलेंस बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ, पैडल सही से मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, और एक तरफ झुक तो नहीं रही साइकिल। पर आज की डेट में जब आप बाइक चलाते हैं या इवन बाइसिकल चलाते हैं तो कभी क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं सोचते, बिकॉज वो चीज़ इंटरलाइज हो गई है आपके दिमाग में। अब बस आप चला रहे होते हैं और ये भी नहीं सोच रहे होते पैडल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, ब्रेक कब लगा रहा हूँ, सब अपने आप हो रहा होता है, सब कॉन्शियसली। क्लियर है? सो जब भी कोई नई स्किल पर काम करते हैं तो इनिशियली तो प्रॉब्लम आती है, पर जब वो इंटरलाइज हो जाती है आपके अंदर, दिमाग में, आपके बिहेवियर में, तो आप सब कॉन्शियसली, यानी कि सेकंड नेचर हो जाता है वो। गिटार बजाते समय आप कोई नहीं सोचता कि मैं कौन सी कॉर्ड पे उंगली रख रहा हूँ, कौन सी नहीं, वो बजा लेता है। ऐसी कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी स्किल हो, वहाँ पे जब टाइम आप बिताते हैं तो वो आप इंटरलाइज कर लेते हैं। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल, वैल्यूज एंड बिलीफ्स की बात हो रही है। एज इंडिविजुअल्स ग्रो एंड डेवलप, दे ऑफन इंटरलाइज द वैल्यूज एंड बिलीफ्स ऑफ देयर फैमिली, culture or community. These values shape their worldview, guiding their actions, decisions, and interactions with others. For example, someone raised in a family that values honesty may internalize the importance of telling the truth in their own life. जिस भी व्यक्ति ने ऑनेस्टी को बचपन में ही समझ लिया कि ऑनेस्टी की क्या वैल्यू होती है और ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट क्यों है, वो हमेशा ऑनेस्टी फॉलो करेगा। और जिसने बचपन में ये देखा कि पेरेंट्स डिसऑनेस्ट हैं या सोसाइटी में लोग डिसऑनेस्ट हैं, फ्रेंड्स डिसऑनेस्ट हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या इंटरलाइज हो जाएगी ये फीलिंग, वो इंटरलाइज कर लेगा कि डिसऑनेस्टी से ही चलते हैं आगे, और फिर वो हर जगह इस तरीके काम करेगा जहाँ डिसऑनेस्टी होगी। सो अगर किसी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे बिल्ड करने हैं जो अच्छे होते हैं, तो वो बचपन में ही किए जाते हैं, आगे ये करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बिलीफ सिस्टम बन जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए डिस्कस करते हैं सेंटेंसेस। शी नीडेड टाइम टू इंटरलाइज द कॉन्सेप्ट टॉट इन द क्लास। बिल्कुल सही बात है। We had enough time to internalize in a bit of fun activities. ये कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आया, so ये absurd है। In a bit of fun activities क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। It's important to internalize the company's values and mission statement. बिल्कुल सही है। कंपनी के जो वैल्यूज़ हैं, जो मिशन स्टेटमेंट है, वो आपके अंदर आपको अपने अंदर आत्मसात करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म आप चल पाएँ और उसकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर पाएँ। सो ये भी बिल्कुल सही है। It takes time to internalize the principles of माइंडफुलनेस एंड अप्लाई देम इन डेली लाइफ। बिल्कुल सही बात। सिद्धांत जो है माइंडफुलनेस के, कि अगर आपको अपने आप को आध्यात्मिक तौर पे, वैचारिक तौर पर ऊपर उठाना है, उसके जो सिद्धांत हैं वो आप जब इंटरलाइज करने की कोशिश करते हैं तो इट टेक्स टाइम, समय लगता है अपनी डेली लाइफ में जब आप उसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं लॉन्ग टर्म में। तो बात करते हैं सिनोनिम्स की। इनकॉर्पोरेट, शामिल करना, असिमिलेट, आत्मसात करना, एब्जॉर्ब, सोक करना, अंदर बैठाना, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो एग्जिबिट, दिखावा करना, एक्सटर्नलाइज, बाहर की तरफ, डेमोन्स्ट्रेट, अगेन दिखावा करना। सो एक तो है आत्मसात करना, एक है डेमोन्स्ट्रेट करना या फिर एक्सटर्नलाइज करना, बाहर की बात हो रही है, एग्जिबिशन, बाहर नुमाइश लगाई जा रही है, ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन, होमो वर्ड यानी एक जैसा, रेफरेंस, होमोजेनाइजेशन ऑफ एस्पिरेशंस अमंग द टॉपर्स, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थिंग्स यूनिफॉर्म और सिमिलर। यूनिफॉर्म एक जैसा, सिमिलर एक जैसा, उसको बनाना, उस प्रोसेस को बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एस्पिरेशंस, गोल्स और क्वालिटीज़, यानी कि अगर एस्पिरेशंस की बात की जाए, इच्छाओं की बात की जाए, गोल्स, आपकी गोल्स की बात की जाए या क्वालिटीज़ की बात की जाए, उस प्रोसेस में जब आप सेम जो यूनिफॉर्म या सिमिलर मैनर में कुछ करना चाहते हैं तो बोलते हैं उस प्रोसेस को होमोजेनाइजेशन। चलिए डिस्कस करते हैं। ये देखिए फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल है, रॉ प्रोडक्ट। अब देख रहे हैं जो पार्टिकल्स हैं, कोई बहुत बड़ा पार्टिकल, कोई बहुत छोटा पार्टिकल है, जब होमोजेनाइज्ड प्रोडक्ट बना तो सारे पार्टिकल्स की जो शेप है वो एक जैसी, एक साइज में बना दिए गए। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। द ट्रेंड टुवर्ड्स कल्चरल होमोजेनाइजेशन हैज़ बीन एक्सेलरेटेड बाय ग्लोबलाइजेशन। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, लोग
दूसरी कंट्रीज में जाके बस रहे हैं, दूसरी कंट्रीज के लोग दूसरी कंट्रीज में आके आपकी कंट्रीज में आके बस रहे हैं. सो जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन है, यानी जो कल्चर्स सबके अलग अलग है वो एक जैसे जो हो रहे हैं धीरे धीरे, वो ट्रेंड एक्सेलरेट कर गया, हैज बीन एक्सेलरेटेड बाय ग्लोबलाइजेशन. किसकी हेल्प से? ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से. बिल्कुल सही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कंट्रीब्यूट टू द होमोजेनाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. बिल्कुल सही बात है. सोशल मीडिया ने प्लेटफॉर्म्स ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है. जब बात आती है पब्लिक ओपिनियन की, वहाँ पे होमोजेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है. जब कोई व्यक्ति एक बात बोल रहा होता है तो बहुत सारे लोग एक ही जैसी बात बोल रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में. द कंपनी एम्स टू अचीव प्रोडक्ट होमोजेनाइजेशन अक्रॉस ऑल इट्स मार्केट. बिल्कुल सही. कंपनी एम कर रही है कि जो उसके प्रोडक्ट हैं उसका जो होमोजेनाइजेशन है, यानी एक जैसा सारे मार्केट में, हर मार्केट में वो होमोजेनाइज्ड मैनर में अवेलेबल हो. फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड आप चाहे जम्मू में चले जाएं, चाहे आप नीचे साउथ में चले जाएं, उसमें जो बर्गर का टेस्ट आता है वो एक जैसा होता है. यानी होमोजेनाइज्ड प्रोडक्ट, कहीं पे भी टेस्ट में डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए वो सक्सेसफुल हैं. क्लियर है? ऐसे ही आप डोमिनोज ले लें एग्जांपल, पिज़्ज़ा हट, वो जो रेसिपी है वो एक जैसी है, वो कहीं पे वेरी नहीं करती. होमोजेनाइज्ड. होमोजेनाइजेशन ऑफ द सोल्यूशन मेड ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट्स क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल. यानी ऐसा सोल्यूशन है जो कि बना और फिर डिस्टिंग्विशेबल है, यानी कि आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये अलग है, ये अलग है. अगर डिस्टिंग्विशेबल है तो वो होमोजेनाइज कैसे है? होमोजेनाइज नहीं हो सकता, इसीलिए ये गलत है. क्लियर है? समझ में आ गया आपको? चलिए. सिनोनिम्स. स्टैंडर्डाइजेशन एक जैसा बना देना, यूनिफॉर्मिटी एक जैसा, कन्फॉर्मिटी अगेन एक जैसा, अभी डिस्कस करेंगे, कन्फर्म वर्ड आएगा आपके सामने अभी. डाइवर्सिटी अलग अलग, डिफरेंशिएशन ये लिखा है ना, हाँ, डिफरेंशिएशन यानी अलग अलग. हेट्रोजेनिटी अगेन अलग अलग लोग, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग बिलीफ सिस्टम. सो ये हेट्रोजेनिटी का एग्जाम्पल है. जहाँ पे अलग की बात हो वो हेट्रो, जहाँ पे एक जैसे वहाँ होमो. कन्फॉर्मिस्ट, अभी मैंने बोला था आपसे कन्फर्म वर्ड आएगा. अब ये स्पेलिंग डिफरेंस है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा. कंफर्म करना, सपोर्ट करना, हाँ ऐसा ही है, उसकी स्पेलिंग ये होती है. ये है बेसिकली आप ट्रेडिशनल मैनर में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कोई बिलीफ, उसको बस फॉलो किए जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कन्फर्मिस्ट. क्लियर? अगर आप सोसाइटी में जो चीज़ें पहले से एग्जिस्ट करती हैं, जो बिलीफ पहले से एग्जिस्ट करते हैं, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे और बस मान ले रहे हैं बिना रीजनिंग अप्लाई किए, बिना लॉजिक अप्लाई किए, सो आपको बोला जाएगा कन्फर्मिस्ट हैं आप. क्लियर है? रेफरेंस पढ़ते हैं. हाउ द सिस्टम इज मैन्युफैक्चरिंग अ बंच ऑफ कन्फर्मिस्ट. अ पर्सन हु एडहियर्स टू कन्वेंशनल बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स ऑफन विदाउट क्वेश्चनिंग और चैलेंजिंग देम. एडहियर टू फ्रेजल वर्ब है, यानी कि आप पालन कर रहे हैं उसका, ओबे कर रहे हैं. एडहियर टू यानी आप उसके साथ चल रहे हैं. जो भी व्यक्ति कन्वेंशनल बिहेवियर है, जो जैसा चला आ रहा है उसको वैसे ही फॉलो करते जाए, एटीट्यूड को फॉलो करते जाए, बिलीफ को फॉलो करते जाए विदाउट क्वेश्चनिंग, उसको हम बोलेंगे कन्फर्मिस्ट. एग्जाम्पल, अब ये देखिए, भेड़ चाल जिसको बोलते हैं, फॉलो मी, सबकी फीट पे लिखा है फॉलो मी, एक दूसरे को सब फॉलो कर रहे हैं. सो जब ऐसा बिहेवियर आप देखते हैं तो वहाँ पे एक्चुअल माइंड लेवल पे यानी इंटेलेक्चुअल लेवल पे ग्रोथ नहीं होती. भेड़ चाल, फ्रेंड तैयारी कर रहा है पीओ की तो मैं भी कर लेता हूँ. अगर इस माइंडसेट से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं ना, तो मार्क माय वर्ड्स, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आपका क्यों, वाई क्लियर होना चाहिए. जब भी आप किसी भी एग्जाम या कुछ भी लाइफ में करने जा रहे हो, आपका वाई क्लियर होना चाहिए. और अगर आपका वाई ये है कि क्योंकि मेरा फ्रेंड कर रहा है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बोला है, क्योंकि सब यही कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, तो ये जो वाई अगर क्लियर नहीं है ना आपका, आपने बस किसी और को देख के इन्फ्लुएंस होकर ये चीज़ डिसाइड कर ली, तो आपको या तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है एग्ज़ाम क्रैक करने में, क्योंकि यहाँ पे आपने बिल्कुल मेजर नहीं किया कि एग्ज़ाम में जो बेसिकली रिक्विजिट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका जो एप्टीट्यूड लेवल है वो कितना होना चाहिए, क्या आपका सच में मन भी है पीओ बनने का, क्या आपको जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में पता है. अगर ये सब अवेयरनेस नहीं है तो आपको टाइम लगने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे कन्फर्मिस्ट हैं. समझ में आ रही बात? तो क्यों बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए. अगर क्यों क्लियर होता है तो आधा काम वहीं पर डन हो जाता है. हाँ, आपकी जो जॉब है यानी जो काम है वो वहीं पे आधा खत्म हो जाता है अगर आपका क्यों क्लियर हो किसी भी चीज़ को करने में. क्लियर? सो अभी अगर आप फॉलो कर रहे हैं, जो जैसा कर रहे हैं सारे लोग वैसा ही आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप कन्फर्मिस्ट हैं. शी वॉज लेबल्ड अ कन्फर्मिस्ट फॉर ऑलवेज फॉलोइंग द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स. अगर वो लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स को फॉलो कर रही हैं तो वो कन्फर्मिस्ट नहीं हो सकती. ये सेंटेंस मतलब कॉन्टेक्चुअल इनकरेक्ट है, क्योंकि जो कन्फर्मिस्ट होगा वो पुराना जो चला आ रहा है उसी को फॉलो करता जाएगा, लेटेस्ट ट्रेंड को वो नहीं देखेगा. क्लियर है?
द टीम्स कन्फर्मिस्ट अप्रोच लेड टू प्रेडिक्टेबल आउटकम्स इन देयर प्रोजेक्ट्स। अब कोई टीम है, कहीं पे काम कर रही है कोई टीम, उसकी जो अप्रोच है वो कन्फर्मिस्ट है, जैसे पहले हुआ था वैसे ही करते हैं, जैसे पहले सक्सेस मिली थी वैसे ही करते हैं। चलो नया हो गया है, पूरे मार्केट के डायमेंशन चेंज हो गए हैं, पर आप पुराने ही राग अलाप रहे हैं। सो ये सेंटेंस सही यूज कर रहा है इस वर्ड को। बीइंग अ कन्फर्मिस्ट ही नेवर क्वेश्चनड द रूल्स सेट बाय द अथॉरिटीज। जैसा बोल दिया गया अथॉरिटी ने वैसा आप करना स्टार्ट कर दिया आंख बंद करके, सो आप कन्फर्मिस्ट हैं। द टीम्स अप्रोच वॉज डिसाइडेडली कन्फर्मिस्ट, रिलाइंग ऑन कन्वेंशनल मैथड्स रादर देन एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटजीज। यानी कि जो टीम है उसकी अप्रोच कैसी है, कन्फर्मिस्ट वाली है, वो ट्रेडिशनल मैथड्स ही फॉलो कर रही है और एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटजीज फॉलो नहीं कर रही है। आप सोचिए आज की डेट में जो हमारी आर्मीज हैं, आर्म फोर्सेस हैं, वो अगर जैसे पुराने टाइम पे लड़ाइयाँ होती थी या पुरानी गन्स से लड़ाई होती थी, गन्स भी नहीं धनुष बाण होते थे पहले, उनसे लड़ाई करने बैठ जाएं तो क्या लड़ाई जीत पाएंगे? अप्रोच बदल चुकी है ना। लड़ाई सिर्फ पहली बात तो लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं हो रही है, बहुत अलग अलग तरीक़ों से भी लड़ाइयाँ हो रही हैं आज की डेट में। सो अप्रोच बदलनी पड़ती है अगर आगे सक्सेसफुल होना है, जीतना है तो, अदरवाइज कन्फर्मिस्ट आप रह जाएंगे बने हुए। ट्रेडिशनलिस्ट फॉलोअर कन्फर्मर, यानी जो बोल दिया गया वही आप फॉलो करते चल रहे हैं। नॉन कन्फर्मिस्ट रेबल, हाँ ये वर्ड है ना, रेबल विद्रोह करने वाला। डिसेंटर नकार देने वाला, ना मैं नहीं मानूंगा, मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, सो आप डिसेंटर है। क्लियर है, डिसेंट करने वाले। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने इग्नाइट, रेफरेंस इफ एजुकेशन फेल्स टू इग्नाइट द माइंड ऑफ द यंग। हाँ जी, मीनिंग क्या लिखा है इग्नाइट का? टू अराउज और स्टिमुलेट स्पेशली अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशन और इंटरेस्ट, यानी प्रज्वलित करना। प्रज्वलित करना यानी कि आपके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन पैदा कर दिया, जोश पैदा कर दिया, कोई इंटरेस्ट पैदा कर दिया कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सो आपके अंदर किसी ने कुछ इग्नाइट कर दिया, ज्वाला भड़का दी, ऐसे बोल सकते हैं। आग नहीं लगाई, आग में मतलब ऐसे नहीं लगाया कि आपको भस्म करने वाली बात हो रही है, यहाँ पे भस्म नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे प्रज्वलित कर रहे हैं, यानी दिए में दिए की जो ज्योति होती है उसको प्रज्वलित कर रहे हैं। यानी आप फिर आगे अगर आप दिया है तो आप क्या करेंगे, आप रोशन करेंगे दुनिया को। क्लियर है? सो इग्नाइट करना यानी कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपके अंदर पैदा कर देना। अब फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में ये देखिए, बेसिकली ये यहाँ पे जला नहीं रहे हैं इसको, लकड़ियों को, ये इसको प्रज्वलित कर रहे हैं, इग्नाइट कर रहे हैं, सो दैट जब ये जलना स्टार्ट होगी तो क्या करेगी, ये जितने लोग बैठे हैं उनको ठंड से बचाएगी, है ना। तो भस्म नहीं कर रहे हैं इसको, पूरा बर्न नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इग्नाइट कर रहे हैं, धीरे धीरे जलेगी, जितने भी लोग बैठे हैं आसपास उनको ठंड लग रही है तो वो उनको राहत पहुंचाएगी, ज्वाला। क्लियर है? ये तो हो गया फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। अब ये देखिए हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने ये बुक लिखी थी इग्नाइटेड माइंड्स, मस्ट रीड है, बहुत बेहतरीन किताब है ये। अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, आपके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि आप इसे पढ़ें एक बार, प्लीज़ पढ़िएगा, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। इग्नाइटेड माइंड्स यानी कि ऐसे माइंड्स जो इग्नाइटेड हैं, खुद से, सेल्फ इंस्पायर्ड, सेल्फ मोटिवेटेड, आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, इग्नाइटेड माइंड्स, प्रज्वलित दिमाग। क्लियर? चलिए डिस्कस करते हैं सेंटेंसेस। हिज स्पीच ऑन क्लाइमेट चेंज इग्नाइटेड अ पैशनेट डिबेट अमंग द अटेंडीज। बिल्कुल सही है, उसकी स्पीच ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो स्पीच दी उसने, बाकी वहाँ पे जो अटेंडीज बैठे थे उनके अंदर एक पैशनेट डिबेट पैदा कर दिया, यानी सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे डिबेट में आगे बढ़कर। द न्यू डिस्कवरी हैज़ द पोटेंशियल टू इग्नाइट इंटरेस्ट इन साइंटिफिक रिसर्च इन दिस फील्ड। बिल्कुल सही है। द प्रोटेस्ट मार्च वॉज इंटेंडेड टू इग्नाइट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट सोशल इशूज। ये भी सही है। यू हैव टू इग्नाइट योर सेल्फ इन द बुक इन ऑर्डर टू फुली ग्रास्प इट्स कॉन्सेप्ट। योरसेल्फ इन द बुक, इग्नाइट योरसेल्फ इन द बुक, ये नहीं समझ में आ रहा, गलत है ये यहाँ पे जी, बिल्कुल गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे। चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। किंडल, ये भी वही मीनिंग होता है इग्नाइट जैसा। स्पार्क, प्रोवोक, भड़काना। अब ये नेगेटिव मैनर में नहीं, पॉजिटिव मैनर में इग्नाइट करना, यानी कि ज्योति को प्रज्वलित करना। एक्सटिंग्विश अभी आया था, बुझा देना। हाँ नहीं सॉरी, डिस्टिंग्विश आया था, मैं एक्सटिंग्विश क्यों बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम थी तो मुझे लगा आया था, नहीं आया था, डिस्टिंग्विश आया था। यह है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है आग को बुझा देना। क्लियर है? क्वेंच, प्यास को बुझा देना। डैम्पन, पानी डाल देना, ठंडा कर देना, किसी को डैम्पन कर देना उसके इमोशंस को। क्लियर है?
सो ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे. नेक्स्ट वर्ड इज कंपेल. आई बिलीव ये आपको पता होगा, बहुत कॉमन वर्ड है. रेफरेंस, इट इज क्वाइट लाइकली दैट दोज हु फेल विल बी कंपेल्ड टू लिव विद शेम एंड गिल्ट. मीनिंग टू फोर्स और ड्राइव समवन टू डू समथिंग ऑफन थ्रू कोercion और नेसेसिटी. कोercion यानी दबाव या ज़रूरत, नेसेसिटी, किसी को मजबूर करना कुछ करने के लिए, कंपेल करना. कोercion एंड नेसेसिटी, इसके लिए मजबूर करना. Social expectations. Indian society is characterized by a myriad of social expectations and norms, particularly regarding family dynamics, marriage, and gender roles. Individuals may feel compelled to conform to these societal expectations, even if it goes against their personal desires or aspirations. हमारी जो सोसाइटी है उसमें देखिए कितने कंपल्शंस होते हैं लड़कियों के लिए खासकर. जैसे मैं अभी बात करता हूँ बच्चियों से, तो बहुत सारी जो बच्चियाँ हैं वो क्या बोलती हैं, सर मेरे पास सिर्फ 1 साल है, मेरे घर वालों ने सिर्फ मुझे 1 साल दिया है. अरे भाई, घर वाले क्यों, कौन होते हैं पहली बात तो आपको सिर्फ 1 साल देने के लिए? हाँ, आपके पास है साल, आप करिए मेहनत. अगर घर वाले नहीं मान रहे तो कुछ जॉब करके निकल जाइए घर से बाहर, करिए आपको जो कुछ करना है. क्यों उनके भरोसे, उनके ऊपर आप डिपेंडेंट हैं? वो आपको 1 साल क्यों दे रहे हैं? आप सोचिए, आपके पास 2 साल या 3 साल क्यों नहीं है? भाई गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए 1 ही साल बचा हो आपके पास, पर जब कोई ऐसे कह रहा है तुम्हारे लिए सिर्फ 1 साल, तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है, फिर हम तुम्हारी शादी करा देंगे, तो ये क्या है? ये बेसिकली कंपेल किया जा रहा है कि आप एक प्रेशर्ड सिचुएशन में काम करो, आप एक प्रेशर्ड सिचुएशन में काम करो. हो सकता है कि वो सही हो किसी हद तक, पर इस तरीके से बोलना ये गलत है कि आपको सिर्फ 1 साल दिया जा रहा है. हाँ, मेरे को नहीं लगता सही, ठीक है, आपको लगता होगा पर मुझे नहीं लगता सही. Educational pursuits in the competitive landscape of Indian education, students often face immense pressure to excel academically and secure admission to prestigious institutions. अब ये देखिए कोटा में जो आत्महत्याएं बेचारे बच्चे करते रहते हैं उसी का एग्जांपल है. कितना उनको मजबूर किया जाता है. देखो पड़ोसी का बेटा IIT में इतनी रैंक आई, देखो पड़ोसी का बेटा नीट में इतनी रैंक आई, आज वो डॉक्टर बन जाएगा, आज वो इतना पैकेज लेके आया, फलाना ये कर रहा है, ढिकाना ये कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? सो ये क्या है? बेसिकली दिमाग में डाला जा रहा है, कोर्स किया जा रहा है, कुछ करो ऐसा जो हमारी रेपुटेशन को ऊपर बढ़ाए. ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस का बोझ कितना ज़्यादा है जो कंपेल करता है आपको अगेन एक प्रेशर्ड एनवायरनमेंट में पढ़ने के लिए या काम करने के लिए. सो अगेन गलत है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए. चलिए डिस्कस करते हैं 4 सेंटेंसेस. द एविडेंस प्रेजेंटेड एट द ट्रायल कंपेल्ड द ज्यूरी टू डिलीवर अ गिल्टी वर्डिक्ट ऑल्दो मैनी ऑफ देम बिलीव्ड हिम टू बी इनोसेंट. जी, एविडेंस जो प्रेजेंट किए गए ट्रायल में, यानी जो गवाही चल रही थी वहाँ पे कोर्ट में जो केस चल रहा था उस ट्रायल में जो एविडेंस प्रेजेंट किए गए, उन्होंने कंपेल कर दिया जूरी को, जजेस को, कि वो जो गिल्टी था वर्डिक्ट का उसको जो भी दोषी था उसको गिल्टी प्रूव कर दिया जाए. ऑल्दो मैनी ऑफ देम बिलीव्ड हिम टू बी इनोसेंट. कई लोग जो मान रहे थे, जो और बैठे हुए थे कोर्ट में, उनको लग रहा था कि ये इनोसेंट है, पर जो केस में जो एविडेंस प्रेजेंट किए गए उन्होंने कंपेल कर दिया, मजबूर कर दिया कि भाई इसको दोषी साबित किया जाए. बिल्कुल अच्छा सेंटेंस है, बहुत बेहतरीन सेंटेंस है. He felt compelled to finish the project ahead of schedule due to the pressure from his boss. बॉस का प्रेशर था तो मजबूर हो गया वो प्रोजेक्ट को जल्दी फिनिश करने के लिए. The stunning scenery of the mountains compelled him to leave the place. ये गलत है. अगर सीनरी बेहतरीन है माउंटेन्स में तो वो मजबूर कैसे कर सकती हैं प्लेस को छोड़ने के लिए? ये गलत है सेंटेंस. The new regulations will compel companies to disclose their environmental impacts. बिल्कुल सही है. नए रेगुलेशंस ने कंपनीज को मजबूर कर दिया अपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को आप डिस्क्लोज करें, क्या आपके काम से इम्पैक्ट पड़ रहा है. बिल्कुल सही है. सिनोनिम्स: फोर्स, प्रेशर, ऑब्लाइज मानना बात, झुक जाना, नमस्कार कर लेना. परसुएड यानी कि आप किसी को पॉजिटिव मैनर में कुछ बोल रहे हैं ये चीज़ करने के लिए. कन्विंस, अगेन आप उसको रीजनिंग से आप कन्विंस कर रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, मतलब अपनी बात मनवाने के लिए आप उसको रीजनिंग दे रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं, तब आप कन्विंस करते हैं. एनकरेज, बढ़ावा देना. तो ये सारे पॉजिटिव कोनोटेशन में पॉजिटिव अंडरटोन लिए हुए हैं और ये सारे नेगेटिव अंडरटोन लिए हुए हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज यूटिलिटेरियन. अब यूटिलिटेरियन जो वर्ड है वो वर्ड आया कहाँ से? यूटिलिटी से. यूटिलिटी यानी जो उपयोग वाली चीज़ें होती हैं, यूटिलिटीज हमारे घर में, हाउस होल्ड कोर्स में जो यूटिलिटीज़ वाली चीज़ होती है, जैसे चाकू हो गया, आपकी कैंची हो गई, आपका लाइटर हो गया, आपका बर्तन के स्टैंड हो गए, ये सब यूटिलिटी वाली चीज़ें हैं डेली लाइफ में जो यूज़ होती हैं. रेफरेंस: हियर इज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट हैज़ बीन करप्टेड. ये आ चुका है ऑलरेडी वहाँ पे. हाँ, यूटिलिटेरियन आया था वर्ड. मीनिंग डिजाइन टू बी यूजफुल और प्रैक्टिकल रादर देन अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल. यानी कि कोई चीज़
डिज़ाइन की गई इस तरीके से कि वो ज़्यादा यूज़फुल हो प्रैक्टिकल मैनर में, ना कि उसके ऊपर हम अट्रैक्शन या उसकी ब्यूटी पे ध्यान दें। सो अट्रैक्टिव या ब्यूटीफुल होने से ज़्यादा यूज़फुल प्रैक्टिकल मैनर में होना चाहिए, तब हम बोलेंगे यूटिलिटेरियन। एम्फसाइजिंग यूज़फुलनेस ओवर अदर वैल्यूज़, यानी यूज़फुलनेस पे ज़्यादा फोकस है बाकी वैल्यूज़ के कंपैरिजन में, वो होगा यूटिलिटेरियन अप्रोच। एडजेक्टिव के तौर पे आएगा। पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नेंस, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नेंस इन इंडिया, वेयर पॉलिसी मेकर्स ऑफन प्रायोरिटाइज मेजर्स दैट मैक्सिमाइज द ओवरऑल वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द पॉपुलेशन। कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट जब कोई योजना बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, तो उसका जो मोटिव होता है वो ये होता है कि वो यूटिलिटेरियन अप्रोच से काम करें, यानी जो भी योजना बने उसका एक्चुअल लाभ प्रैक्टिकल मैनर में लोगों तक पहुँचे, दिखावे के लिए ना बने। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉलोनी है जहाँ पे सड़कें ख़राब है और वहाँ पे लाइट की व्यवस्था भी सही नहीं है, अब मान लीजिए कोई वहाँ पे विधायक हैं, वो उस कॉलोनी में जाके एक फाउंटेन लगा देते हैं। अगर कोई विधायक निधि उनको मिली, मान लीजिए 1 करोड़ रुपये मिला, अब उस 1 करोड़ से उनको क्या करना चाहिए? सड़कें बनवानी चाहिए, लाइट ठीक करनी चाहिए पहले, या फिर वो जो उन्होंने फव्वारा लगाना है वो लगा दी। तो उससे क्या होगा? तो वो यूटिलिटी नहीं है उस चीज़ की। यूटिलिटी किसकी है? अगर वो पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यूटिलिटेरियन अप्रोच मिसिंग है यहाँ पे इस सिनेरियो में, जो मैंने अभी डिस्कस किया। चलिए डिस्कस करते हैं। हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं। द यूटिलिटेरियन डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग फोकस्ड ऑन फंक्शनैलिटी ओवर एस्थेटिक्स, यानी सुंदरता से ज़्यादा फोकस किस पे था? फंक्शनैलिटी पे। घर की डिज़ाइन की बात हो रही थी, बिल्डिंग की डिज़ाइन की बात, बिल्कुल सही है। शी प्रेफर्ड अ यूटिलिटेरियन अप्रोच टू कुकिंग, एम्फसाइजिंग प्रैक्टिकलिटी ओवर प्रेजेंटेशन। अगर वो कुकिंग कर रही हैं तो वो यूटिलिटेरियन अप्रोच फॉलो कर रही हैं, उनका फोकस प्रेजेंटेशन से ज़्यादा उसकी डिश की बनने में जो प्रैक्टिकलिटी है उस पे है, यानी कि वो पॉसिबिलिटी है या नहीं, अच्छा खाना बन पाएगा कि नहीं, उस पर फोकस है, न कि उसके प्रेजेंटेशन पे। बिल्कुल सही है। हर यूटिलिटेरियन वार्डरोब वार्डरोब भी है। हर यूटिलिटेरियन वार्डरोब कंसिस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल कंफर्टेबल क्लोथिंग सूटेबल फॉर डेली यूज। ये भी सही है। उनकी जो वार्डरोब है, यानी जो अलमीरा है जिसमें वो कपड़े रखती हैं अपने, उसमें प्रैक्टिकल कंफर्टेबल क्लोथिंग जो डेली यूज़ में वो यूज़ कर सकती हैं वो है, न कि बहुत ज़्यादा फैशनेबल ऐसे क्लोथ्स जो डेली यूज़ में आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, बस वो अलमीरा भरी हुई है कपड़ों से, यूज़ कुछ नहीं हो रहा। तो ये भी सही है। His utilitarian mindset led him to choose a car based solely on its practical features. ये भी सही है। अब कोई व्यक्ति कार लेने जाता है तो कोई व्यक्ति होता है जो उसके ब्रांड पे चला जाता है। अब यूटिलिटी नहीं है, मान लीजिए आपको पहली कार लेनी है अपनी, और सीधे आप नया पैसा आ गया आपके पास ढेर सारा, और आपने कहा चलो हम BMW लेते हैं। अब आप रहते हैं किसी गाँव में या कस्बे में, अब वहाँ से ये मान लीजिए 200, 300, 400 किलोमीटर तक BMW का सर्विस सेंटर ही नहीं है। अब गाड़ी ख़राब होगी तो क्या होगा? आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी, है ना। और दूसरी बात, उसकी यूटिलिटी नहीं थी। आपको देखना था कि आपके गांव में ऐसी गाड़ी लेनी चाहिए जहाँ पे गड्ढे में भी चल सके, ऑफ रोडिंग कर सकें आप उससे। आपके परिवार में लोग ज़्यादा हैं तो आपको ये देखना था कि उसमें स्पेस ज़्यादा हो। पता चला आपने थार ले ली जिसमें 2 ही लोग बैठ पाते हैं, तो ये सोचना पड़ता है। ऐसा जो सोचता है उसकी अप्रोच कैसी होती है? यूटिलिटेरियन। क्लियर है? ये भी सेंटेंस सही था, यानी ऑल आर करेक्ट। यस, 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। क्लियर है? हाँ जी। सिनोनिम्स: प्रैक्टिकल, फंक्शनल, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक अच्छा वर्ड। प्रैग्मेटिक का मतलब हुआ व्यवहारिक, यानी व्यवहार में जो चीज़ यूजफुल हो उसको हम प्रैग्मेटिक बोलते हैं। दूसरा, एंटोनिम्स की बात करते हो, आइडियलिस्टिक, यानी बिल्कुल आइडियल आपके दिमाग में है कि ऐसी गाड़ी लूँगा जो सबसे बेहतरीन गाड़ी होगी। अब उसमें आपने बहुत सारे पॉइंट्स छोड़ दिए। आइडियलिस्टिक अप्रोच। इम्प्रैक्टिकल, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल, नॉन फंक्शनल। घर में आपने कुछ ऐसा ले लिया, हाँ जैसे मान लीजिए ये कार का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपको एंटीक कार्स पसंद हैं, बहुत पुरानी जो कार्स होती हैं एंटीक। अब आपने आप गए, किसी ने, कोई राजा महाराजा थे, उनके पास एंटीक कार है, वो आपको खरीदनी थी। अब आप ले आए वहाँ से 2 करोड़ में कार, क्योंकि ऑब्वियसली एंटीक है तो महंगी होगी। 2 करोड़ में कार तो ले आए आप, बट उसका क्या होगा? वो रखी रहेगी, क्योंकि उसमें स्पीड 20-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर ही होती थी मैक्सिमम, तो बस रखी रहेगी। आज के समय में आप बाहर रोड पे आप उसको नहीं ले जा सकते। क्लियर है? सो नॉन फंक्शनल, यानी चली नहीं पाएगी वो आज के समय में। क्लियर है? सही टाइम पे हमने अपना लेक्चर खत्म किया क्योंकि लाइट जा चुकी है। सो बच्चों, दिस इज इट। क्या करना है? हर एक वर्ड पे अपना एक सेंटेंस बनाना है और सेंटेंसेस के ग्रुप को, कॉम्बिनेशन को ड्रॉप कर देना है कमेंट सेक्शन में। हमेशा की तरह प्लीज़ मेक श्योर आप ये रोज़ करें, क्योंकि जहां आप छोड़ेंगे आप पीछे हो जाएंगे। दूसरा, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज माई यूजर नेम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें। आई विल शेयर द टेलीग्राम ग्रुप इनवाइट लिंक विद यू। ग्रुप ज्वाइन करें बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन वहीं पर हो रहा है। तीसरा काम, आपको जाना है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर
29 पे ये पूरा लेक्चर देखने के बाद अटेम्प्ट करनी है पूरी एक्सरसाइज और रिजल्ट स्क्रीन से आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड। आज मेरा हाथ सही से नहीं चल रहा है। और दूसरा आपको पिक करने हैं आपका आरसी लेवल। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके आपको ड्रॉप कर देने हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट हमेशा की तरह मैं चेक कर पाऊँ कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है और उसके बेसिस पे ही हम आगे का डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।